डिस्क्लेमर, दर्शक अपनी जिम्मेदारी पर देखें, यह कहानी पूरी तरह से फिक्शनल और स्क्रिप्टेड है, जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट और अवेयरनेस पर्पसेस के लिए बनाया गया है। 911 इमरजेंसी कॉल सेंटर की लाइन अचानक बजने लगती है। एक घबराया हुआ आदमी चिल्लाते हुए कहता है, हेलो, मुझे तुरंत एक एम्बुलेंस चाहिए, प्लीज जल्दी भेजो। ऑपरेटर उसकी घबराहट महसूस कर सकता था। वो शांत लहजे में बोलता है, सर, पहले आप थोड़ा काम हो जाइए, बताइए हुआ क्या है। आदमी हांफते हुए जवाब देता है, मैं अभी उठा हूँ, मेरा बिस्तर पूरा बर्फ से भीगा हुआ है, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है और बहुत दर्द हो रहा है। ऑपरेटर तुरंत पूछता है, कहाँ दर्द हो रहा है सर? कुछ सेकंड्स तक खामोशी रहती है, फिर आदमी की टूटी आवाज सुनाई देती है, मेरा नीचे वाला हिस्सा, मेरा कछा तक नहीं है, सब गायब है। ऑपरेटर हिल जाता है। वो खुद को संभालते हुए पूछता है, सर, अभी आप कहाँ हैं? जरा आसपास का माहौल डिस्क्राइब कर सकते हैं? आदमी जवाब देता है, मैं अपने बेडरूम में हूँ। मेरे बेड के पास वाले टेबल पर एक छोटा मेटल ट्रे रखा है, उस पर मुड़े हुए नीडल है, धागा है, एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है और एक सर्जिकल नाइफ। ऑपरेटर तुरंत आगे बोलता है, ठीक है सर, आपका एड्रेस कंफर्म करिए, हम पुलिस और मेडिकल टीम दोनों भेज रहे हैं, लेकिन प्लीज ज्यादा हिलिए मत, वरना चोट और बढ़ सकती है, समझे? समझ गया, मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ, जल्दी भेजो, मुझे चक्कर आ रहा है। फोन पर कुछ सेकंड्स तक आवाज नहीं आती। ऑपरेटर घबराकर बोलता है, सर, आप सुन रहे हैं? तभी कॉल पर एक नई आवाज आती है, हेलो, मैं एलिस बोल रही हूँ। कॉल उस आदमी ने किया था, मेरा हस्बैंड, लेकिन वो अभी बात नहीं कर पाएगा, सिडेशन फिर से असर करने लगा है। ऑपरेटर सन्न रह जाता है, मैडम, इसका मतलब क्या है? हुआ क्या है? एलिस बिल्कुल शांत आवाज में बोलती है, हम एक घर में एक लेडी रूममेट के साथ रहते हैं, मैं हॉस्पिटल में सर्जन हूँ, रात को ड्यूटी रहती है, सुबह लौटती हूँ। काफी समय से मुझे शक था कि मेरा पति और वो औरत मेरे पीछे गुपचुप अफेयर चला रहे हैं। ऑपरेटर धीरे से कहता है, ये सुनकर बुरा लगा, लेकिन आपके हस्बैंड के साथ ये सब कैसे? एलिस बीच में ही बोल पड़ती है, आप विमेन्स इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते हो? मैं, हाँ, पर तो आप समझ सकते हो, मुझे प्रूफ चाहिए था। 2 हफ्ते पहले मैंने चुपचाप उनके बेडरूम में कैमरा लगा दिया, 3 दिन ही लगे और सारी हकीकत सामने आ गई। क्या देखा आपने? ऑपरेटर पूछता है। एलिस बिना एक भी शब्द तोड़े आगे बोलती है, जैसे ही मैं रात की ड्यूटी के लिए निकलती, लगभग 1 घंटे बाद वो औरत क्वाइटली बेडरूम में चली जाती। दोनों पूरी रात वहीं रहते। मेरे घर आने से पहले वो चुपचाप निकल जाती ताकि मुझे कुछ पता ना चले। ऑपरेटर खुद को संभालते हुए धीरे से कहता है, ये वाकई गलत है, लेकिन आपने किया क्या? एलिस बेहद नॉर्मल टोन में जवाब देती है, मैं सर्जन हूँ, मैंने सर्जिकल प्रिसीजन से काम किया, उसे सुलाया, एनेस्थीसिया दिया, प्रोसीजर पूरा किया और फिर अपने हॉस्पिटल की ड्यूटी पर निकल गई। उसे फेंका नहीं, साफ करके डीप फ्रीजर में रखा है। ऑपरेटर शॉक में था। एलिस की आखिरी लाइन ने जैसे पूरी कहानी को और खतरनाक बना दिया। मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ, उसके लिए खाना भी मैं ही बनाती हूँ। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एलिस कॉल पर आगे बोलती है, वो बेचारा तो इस सब से बिल्कुल अनजान था। मैंने ये सब उसकी नफरत में नहीं, बल्कि उसके लिए प्यार में किया। मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, उसके बच्चे पैदा करना चाहती थी, लेकिन उसने सब बर्बाद कर दिया। ऑपरेटर ने पूछा, और वो दूसरी औरत, वो भी तो वहीं रहती थी ना? एलिस हल्की हंसी में बोली, ओह, ऑलमोस्ट भूल ही गई थी उसे। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने इंश्योर किया था कि सर्जरी के दौरान वो होश में ना आए। उसके लिए बनाया गया प्लान तो मैंने 1 हफ्ता पहले ही पूरा कर दिया था। मेरे हस्बैंड को तो लगा वो फॉरेन ट्रिप पर निकल गई। उसने कभी उसके कमरे में जाकर देखने की कोशिश ही नहीं की। और क्यों करता? उसे क्या रीजन था? और सुनो, मैंने उसी औरत की डायरी में से उसके हैंडराइटिंग में एक लेटर लिखकर हस्बैंड को छोड़ दिया था। ऑपरेटर ने धीरे से पूछा, क्या आपके हस्बैंड को अभी भी होश है? शायद होगा। एनेस्थीसिया काफी स्ट्रॉन्ग था। जब तक आपकी एम्बुलेंस और पुलिस पहुंचेंगी, वो एक बच्चे की तरह सोता रहेगा। उसकी सर्जरी बड़ी स्मूथ रही। ऑनेस्टली, ये मेरे बेस्ट वर्क्स में से एक है। काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था। ऑपरेटर ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, मैडम, आपकी भावनात्मक हालत ठीक है? एलिस ने बिना 1 सेकंड सोचे जवाब दिया, भावनात्मक? मैं तो जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ। शुरुआत में मैं बहुत गुस्से में थी। वो मेरा हाई स्कूल लवर था, हम साथ में कॉलेज गए। ग्रेजुएशन के बाद उसी ने मुझे प्रपोज किया था। मैं उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। अब समझ आया, लोग सही कहते हैं, औरत की इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती। आज भी यकीन नहीं होता उसने मेरी मैरिज को चीट किया। ऑपरेटर ने पूछा, पर डिवोर्स क्यों नहीं लिया आपने? एलिस के लहजे में ठंडा लॉजिक था। आजकल सोसाइटी में स्टैंडर्ड्स बराबर नहीं है। अगर वाइफ चीट करे तो उसे बदनाम कर दिया जाता है, पर हस्बैंड धोखा दे तो मजाक बना दिया जाता है। ये न्याय नहीं है। ऑपरेटर ने धीरे से कहा, पर ये सजा शायद बहुत ज्यादा हार्श नहीं हो गई? एलिस ने काम वॉइस में जवाब दिया, तुम अभी यंग हो। जब मर्द ऐसी हरकत करते हैं तो औरतें पंचिंग बैग बनकर सब सहती हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो अपने दिमाग से सोचे, और सिर्फ एक बार नहीं, जिंदगी भर। ऑपरेटर चुप हो गया। एलिस ने आखिरी बात बड़े डिग्निटी के साथ कही, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। तुमने
ऐसे मर्द नहीं देखे होंगे? ऑपरेटर बोला, देखे हैं कई बार, लेकिन ये बात डिस्कस करने का वक्त नहीं। ठीक है, एलिस बोली, मैं घर के बाहर ब्लू यूनिफॉर्म में एक आदमी आता देख रही हूँ। मैं हाथ धोकर दरवाजे पर उनका स्वागत करती हूँ। आपके समय के लिए थैंक्स, आपको शुभ रात्रि। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। कुछ घंटों बाद उस आदमी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाया गया। सर्जन्स ने उसकी टूट चुकी टांग को दोबारा जोड़ दिया। उसकी जान तो बच गई, पर दिमाग शायद कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी वाइफ ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, पूरे इंट्रोगेशन के दौरान महिला पूरी तरह ठंडी और भावनाहीन रही। वो सिर्फ एक बार एक्साइटेड हुई जब उसने सर्जरी के टेक्निकल डिटेल्स समझाए। हाउस की तलाशी ली गई। वो महिला रूममेट अब तक गायब थी। पुलिस ये तक कंफर्म नहीं कर पाई कि वो जिंदा भी है या नहीं। इस कहानी से दो बातें साफ समझ आती हैं। अगर मर्द ने एक औरत को अपनी जिंदगी का साथी चुना है तो उसे धोखा करने की हिम्मत मत करना, और अगर किसी औरत के साथ ऐसा हो भी जाए तो बदला लेने से पहले कानूनी रास्ता अपनाओ, वरना ये लड़ाई जीतकर भी दोनों हार जाते हैं।